तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं इनिशिएशन ऑफ सीमेंटोजेनेसिस की सीमेंटम बनता कहता है कैसे है, ये कैसे बनता है। तो आपको अगर याद हो कि हमने देखा था कि जो क्राउन फॉर्मेशन में जो डेंटिन की फॉर्मेशन थी ना, क्राउन फॉर्मेशन में वो एपिथेलियम से सपोज ये है इनर एनामल एपिथेलियम और ये आपके डेंटल पेपिला के सेल्स हैं। तो उसमें हुआ क्या था कि जहाँ पे जो सबसे पहले जो एपिथेलियम और मीजनकाइम, ये डेंटल पेपिला के सेल मीजनकाइम के सेल है ना, तो एपिथेलियो मीजनकाइमल इंटरेक्शन हुआ था। एपिथेलियम ने सिग्नल सेंड किया था किसको, मीजनकाइम यानी डेंटल पेपिला को। डेंटल पेपिला के सेल डिफरेंशिएट हुए थे ओडोंटोप्लास्ट में, उन्होंने क्या बनाया था डेंटिन। और उधर से इनर इनेबल एपिथेलियम के सेल फिर डिफरेंशिएट हो गए किसमें, अमीलोब्लास्ट में, उन्होंने क्या बनाया था इनेमल की फॉर्मेशन कराई थी। तो इस तरह यहाँ पे इनेमल और इसके नीचे डेंटिन की फॉर्मेशन हो गई थी। तो सेम लाइक इसमें भी जो है ना आपका जो रूट फॉर्मेशन में जो डेंटिन बनती है और आपका सीमेंटम बनता है, क्योंकि जो सीमेंटम के सेल्स होते हैं वो भी बेसिकली कहाँ से आते हैं, डेंटल फॉलिकल से आते हैं मेनली, या डेंटल फॉलिकल से आते हैं या किससे आते हैं, ये जो आपके एडवांसिक रूट एज होता है ना, यहाँ से एक हार्ड वेग एपिथेलियल रूट शीथ ये नीचे को ट्रांसफर करती है और ये डबल लेयर्ड होती है, ठीक है ना। ये अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। खैर, तो क्योंकि ये एपिथेलियल ओरिजिन है, तो ये जो रूट में जो सीमेंटम की फॉर्मेशन है उसमें भी यही कहा जाता है कि इसमें एपिथेलियो मीजनकाइमल इंट्रैक्शन होता है। तो ये आपका जो जिसने कवर किया हुआ सेल्स, ये कौन से हैं, डेंटल फॉलिकल के हैं, ठीक है ना। ये आपको जो डेवलपमेंट ऑफ टूथ की, ये आपको जो 5th चैप्टर की मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें नजर आ जाएंगे, आपको ये मिल जाएंगे उसमें आप डिटेल से। अगर आपको नहीं आता ना ये चैप्टर तो पहले वो देख लें और इसको समझने में आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये क्या है, डेंटल पेपिला। और ये क्या है, एडवांसिक रूट एज। अब एडवांसिक रूट एज कौन सा होता है, जो क्राउन के बिल्कुल एपिकली पड़ा होता है, और ये इनर इनामल एपिथेलियम और आउटर इनामल एपिथेलियम के मिलने से बनता है एडवांसिक रूट एज। ये जो एडवांसिक रूट एज होता है ना, जब ये क्राउन बन जाता है तो जब रूट की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, ये बेसिकली इसकी प्रोलिफिकेशन होती है। प्रोलिफिकेशन हो के ये क्या करता है, ये डबल लेयर एक डबल सेल की लेयर एक बनाता है। ये देखिए आपको डबल सेल की लेयर नजर आ रही है, ठीक है ना, ये डबल सेल की लेयर नजर आ रही है। और ये जो डबल सेल की लेयर रहती है ये कुछ क्योंकि एपिथेलियम से ड्राइव नजर आ रहे हैं आपको, तो ये जो है ना एपिथेलियल प्रोडक्ट कुछ सिक्रीट करती है। सपोज ये प्रोडक्ट आ रहा है और यहाँ पे पड़े डेंटल पेपिला के सेल्स, तो ये जाता है एक सिक्रेटरी मॉलिक्यूल जाता है डेंटल पेपिला के सेल्स के पास। डेंटल पेपिला के सेल्स क्या करते हैं, ये डिफरेंशिएट होते हैं ओडोंटोब्लास्ट में। और ये जो ओडोंटोब्लास्ट होते हैं ये आके क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्री डेंटिन की फॉर्मेशन करा देते हैं। तो यहाँ पे एक क्या बन गई है, प्री डेंटिन बन गई है। अब ये प्री डेंटिन आपको पता है कि जो प्री डेंटिन होती है या ओस्टियोइड होता है बोन में, ये जो अर्ली फॉर्मेशन होती है ना किसी भी हार्ट टिश्यू की, तो ये अनमिनरलाइज होती है। ये जो प्री डेंटिन है ये भी अनमिनरलाइज्ड है। अब होता ये है कि ये जो प्री डेंटिन है ना, ये फिर सिग्नल सेंड करती है किसको, डेंटल फॉलिकल्स के सेल्स को। अब यहाँ पे अगर देखें तो अच्छा, ये जो जब प्री डेंटिन बनती है ना, तो ये जो सेल्स होते हैं ना हार्ट वेग एपिथेलियल रूट शीथ सेल्स, ये ब्रेक कर जाते हैं कुछ पॉइंट्स में, जैसे ये ब्रेक कर गया, ये ब्रेक कर गया, यहाँ पे ये फिर स्पेसेस छोड़ देते हैं। इधर ये जो सराउंडिंग में आपका डेंटल पेपिला पड़ा था, ये वाला डेंटल पेपिला पड़ा सराउंडिंग में, इसमें क्या होता है, ये जो सराउंडिंग में जो डेंटल पेपिला के सेल्स हैं और इसके इनर, ये तो आउटर पोर्शन हो गया बाहर वाला, और ये कौन सा है, इनर पोर्शन, और ये इसका आउटर पोर्शन है। तो ये जो करीब वाले इसके जो करीब पड़े ना इनर पोर्शन वाले, ये सेल्स इधर मूव करते हैं, ये इधर को आते हैं, ये इधर को आते हैं, क्योंकि इसने सिग्नल दिया इसको, फिर इन्होंने सिग्नल रेसिप्रोकल, पहले एपिथेलियम ने इसको सिग्नल दिया था, फिर जो है ना डेंटिन ने रेसिप्रोकल सिग्नल दिया किसको, डेंटल फॉलिकल्स को सेल्स को, या ये जो आपको हार्ट वेग एपिथेलियल रूट शीथ सेल्स नजर है इनको दिया। अब जो सीमेंटोब्लास्ट हैं, जो सीमेंटम की फॉर्मेशन कराते हैं सेल्स, वो दो चीज़ों से आ सकती है, या तो ये हर्ज, यानी हर्ज का मतलब क्या है, हार्ट वेग एपिथेलियल रूट शीथ सेल्स जो कि बने थे एडवांसिक रूट एज, जब ये इसकी डिफरेंशिएशन हुई थी और प्रोलिफिकेशन हुई थी, ये डबल सेल लेयर बनाई थी हार्ट वेग एपिथेलियल रूट शीथ। या तो ये डिफरेंशिएट होते हैं, ये जो सिग्नल प्री डेंटिन देती है, या ये जो डेंटल फॉलिकल्स के जो इनर सेल्स होते हैं ये डिफरेंशिएट होके क्या बनाते हैं, सीमेंटो ब्लास्ट बनाते हैं। तो ये जो सीमेंटो ब्लास्ट होते हैं फिर ये आके यहाँ पे ये आपको सपोज ये सीमेंटो ब्लास्ट हैं, ये सीमेंटो ब्लास्ट हैं, ये सीमेंटो ब्लास्ट हैं, तो ये जो है ना प्री डेंटिन की सरफेस के अगेंस्ट आ जाते हैं और यहाँ पे ये जो है ना फिर अपना सीमेंटम की सिक्रीशन स्टार्ट कर देते हैं इस तरह, ठीक है। तो ये सीमेंटम की सिक्रीशन स्टार्ट कर देंगे इस तरह, ये जो है ना फिर। अच्छा, एक और चीज़, ये जो सीमेंटम होगा ना, इसके जो सीमेंटम है, क्योंकि एक हार्ड टिश्यू इसमें कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं, हमने कंपोजिशन में देखा, तो ये जो कोलेजन फाइबर्स होती है ना, जो डेंटिन में कोलेजन फाइबर्स होते हैं इसके साथ ये इंटरमिंगल कर जाते हैं इस तरह, ये डेंटिन के साथ इस तरह इसके जो फाइबर होते हैं ना डेंटिन के साथ
ये इंटरमिंगल कर जाते हैं इस तरह सारे। तो ये क्या बन गया, सीमेंटम, सीमेंटम की सिक्रीशन हो गई, और ये क्या थी, प्री डेंटीन। ठीक है, अब ये इंटरमिंगल करके, ठीक है ना, जैसे ही ये इंटरमिंगलिंग ऑफ सीमेंटोब्लास्ट कोलेजन फाइबर्स होती है तो मिनरलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है विद इन डेंटिन। यहाँ से मिनरलाइजेशन स्टार्ट होती है, ऐसे स्टार्ट होती जाती है, होती जाती है, और ये कहाँ तक पहुँचती है, सीमेंटम में आ जाती है, और सीमेंटम की मिनरलाइजेशन स्टार्ट कर देती है। तो सीमेंटम की मिनरलाइजेशन किसकी वजह से है, डेंटिन की मिनरलाइजेशन की वजह से हुई है। अच्छा, ये जो सेल्स होते हैं ना सीमेंटोब्लास्ट, ये जब सीमेंटम सिक्रीट कर रहे होते हैं तो ये जो है ना ऐसा ऐसा बाहर को मूव करते हैं, यानी या आउटसाइड मूव करते हैं। आउटसाइड क्यों मूव करते हैं, ताकि ये सीमेंटम की जो थिक लेयर है वो बना सकें। और ये बाहर तब तक मूव करते हैं जब जो है ना सीमेंटम 15 टू 20 माइक्रोमीटर तक ना बन जाए, यानी जब 15 टू 20 माइक्रोमीटर सीमेंटम बन जाता है तो ये इसकी मूवमेंट ये बाहर को आउटसाइड ये स्टॉप हो जाती है। और 15 टू 20 माइक्रोमीटर जब ये अटेन हो जाती है इसकी विड्थ और इसकी लेंथ भी अचीव हो जाती है, तो फिर क्या होता है, फिर जो है ना ये इसकी इंटरमिंगलिंग स्टार्ट हो जाती है। और जब ये विड्थ हमें अचीव होती है तो फिर इंटरनली जो है ना मिनरलाइजेशन स्टार्ट होती है डेंटीन में, प्री डेंटीन में इसकी मिनरलाइजेशन हो जाएगी। फिर जो है ना वो सीमेंटम में आते हैं जो कि 15 टू 20 था, वो फिर उसकी मिनरलाइजेशन हो जाती है 45 टू 50% तक इसकी मिनरलाइजेशन हो जाती है। तो ये था सीमेंटम की फॉर्मेशन। क्या था कि डेंटल, ये आपको नजर आ रहे हैं कि जो इनर इनेमल एपिथेलियम था और आउटर इनेमल एपिथेलियम का ये जिसको एडवांसिंग एज थे, ये नीचे को प्रोलिफिकेट करते हैं और एक डबल सेल लेयर, एक रूट शीट बनाते हैं जो कि रूट के ऊपर होती है, उसको हम कहते हैं हर्ज, हर्टविग एपिथेलियल रूट शीट बनाते इसको कहते हैं। ये क्या करती है, सिग्नल देती है, एपिथेलियल प्रोडक्ट देती है किसको, डेंटल पेपिला के सेल्स को। डेंटल पेपिला के सेल्स क्या करते हैं, ओडोंटोब्लास्ट में डिफरेंशिएट होते हैं, ओडोंटोब्लास्ट में डिफरेंशिएट होकर ये प्री डेंटिन बना देते हैं जो कि अनमिनरलाइज्ड एक लेयर है डेंटिन में। तो ये जो अनमिनरलाइज्ड लेयर है, अब होता ये है कि फिर ये जो हार्डविक एपिथेलियल रूट शीट है ये इंटरप्ट हो जाती है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और ये फिर जो है ना आपकी प्री डेंटिन सिग्नल देती है किसको, इनर जो सेल्स पड़े होते हैं डेंटल फॉलिकल के, ये डेंटल फॉलिकल है, ये जो सेल्स होते हैं फिर ये मूव करते हैं इन स्पेसेस में से और ये डेंटिन के पास होते हैं, और ये जो है ना डिफरेंशिएट होते हैं सीमेंटम सीमेंटोब्लास्ट में, जो कि सीमेंटोब्लास्ट क्या बनाते हैं, सीमेंटम। और ये फिर सिक्रीशन कराते हैं सीमेंटम की अगेंस्ट द प्री डेंटिन, ये प्री डेंटिन इसके अगेंस्ट सीमेंटम सिक्रीशन कराते हैं। और ये फिर जरा सीमेंटम सिक्रीशन करके इस तरह जो है ना बाहर कोई आउटसाइड मूव करते रहते हैं, और तब तक मूव करते हैं जब तक 15 टू 20 माइक्रोमीटर सीमेंटम ना बन जाए। जब ये सीमेंटम 15 टू 20 माइक्रोमीटर इसकी विड्थ अचीव हो जाती है तो फिर ये मूवमेंट भी स्टॉप कर देते हैं। और ये फिर जो है ना जब ये अचीव हो जाती है 15 टू 20 माइक्रोमीटर, फिर क्या होता है, इंटरनली स्टार्ट होती है मिनरलाइजेशन, और ये फिर मूव करती है सीमेंटम तक, और सीमेंटम की मिनरलाइजेशन इसकी भी करा देती है। ये तो होगी ना सीमेंटम की फॉर्मेशन। अब ये जो आपको हार्टविग एपिथेलियल रूट शीट सेल्स नजर आ रहे हैं, इसकी क्या फेट होती है, एक तो फेट ये थी कि ये जो है ना सीमेंटोब्लास्ट इससे भी बन सकते हैं, ठीक है ना, और सीमेंटोब्लास्ट फिर सीमेंटम की फॉर्मेशन करा देंगे। और दूसरा सीमेंटोब्लास्ट कहाँ से बनते हैं, डेंटल फॉलिकल से। तो एक तो ये है कि हर्ज से क्या बन सकता है, हर्ज से सीमेंटोब्लास्ट बन सकता है। उसके बाद ये फिर जो है ना हर्ज की जो फ्रेगमेंट्स होती है ना, ये पीडियल में स्टोर हो जाते हैं, पेरियोडोंटल लिगामेंट में स्टोर हो जाते हैं। ये स्टोर करने का मकसद क्या होता है, ये फिर जो है ना ये जो पेरियोडोंटल लिगामेंट्स होते हैं ना, इसकी ये रीजनरेशन भी करा सकते हैं और इसकी मेंटेनेंस भी करवा सकते हैं, क्योंकि पेरियोडोंटल लिगामेंट पे क्या फोर्सेस लगती हैं और ये ब्रेकडाउन होता रहता है, तो नए सेल्स की जरूरत होती है रीजनरेशन करने के लिए। तो ये जो आपके हर्ज के सेल्स होते हैं ये इसकी रीजनरेशन कराते रहते हैं। चौथा ये है कि ये जो है ना आपको जो टूथ का बाइफिकेशन एरियाज होता है रूट वाले, यहाँ पे ये डिफरेंशिएट होके ये डिफरेंशिएट हो सकते हैं किसमें, अमीलोब्लास्ट में डिफरेंशिएट होके ये जो है ना फर्केशन एरियाज में क्या बना सकते हैं, पल्स इनेमल पल्स बना सकते हैं। तो ये था सीमेंटम की फॉर्मेशन, ये किस तरह होती है सीमेंटम की फॉर्मेशन हमने देखी। अब इसमें हम लोग ना देखेंगे जो एपिथेलियल प्रोडक्ट्स है ना उसका रोल देखेंगे कि एपिथेलियल प्रोडक्ट्स किस तरह सीमेंटम की फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम वो डिस्कस करेंगे। ओके तो नेक्स्ट आता है कि जो मॉलिक्यूलर फैक्टर्स होते हैं, बेसिकली हमने इंट्रैक्शन देखा कि एपिथेलियम से जाता है डेंटल पेपिला को एक सिग्नल जाता है, मैसेज आता है, वो फिर डिफरेंशिएट होते हैं ओडोंटोब्लास्ट में, वो डेंटिन बनाते हैं, और फिर जो प्री डेंटिन होती है वो सिग्नल देती है डेंटल फॉलिकल को या हार्टविग एपिथेलियल रूट शीट सेल्स को, वो फिर डिफरेंशिएट होते हैं सीमेंटोब्लास्ट में। सीमेंटोब्लास्ट क्या बनाता है, सीमेंटम। तो ये जो सिग्नलिंग या मैसेज फॉरवर्ड या मैसेज जो हो रहा है इसको ये काम कौन करते हैं बेसिकली सेल्स में, ये इसमें कोई रेडिएशन तो नहीं होती या सिस्टम होता है, वो बेसिकली कंट्रोल होता है मॉलिक्यूलर फैक्टर से, यानी वहां से कोई मॉलिक्यूलर प्रोटीनिश मॉलिक्यूलर फैक्टर्स निकलते हैं, वो सेल के रिसेप्टर पे लगते हैं और सेल के रिसेप्टर के साथ लगते वो क्या कराते हैं,
मैसेज देते हैं और वो फिर जो है ना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। तो सबसे पहले जो मॉलिक्यूलर फैक्टर हमारे पास आता है वो बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन है। इसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं, टाइप 1 से लेके 8 तक मेनली हमारी बुक में इसको डिस्कस करेंगे किया गया है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारी बीएमपी हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसका जो मेजर अगर इसका जो रोल देखें, एक तो ये कि वैसे ही जो है ना ये आपका जो बीएमपी है ये क्राउन फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। अब क्राउन फॉर्मेशन में क्या करता है ये मॉर्फोजेनेसिस करता है, यानी उसकी जो आउटलाइन होती है ना कि क्राउन किस तरह का बनना है, इंसाइजर बनना है या आपका मोलर बनना है, फोर कस्प वाला, तो ये मॉर्फोजेनेसिस मॉर्फोलॉजी बनाता है। दूसरा क्या करता है ये हिस्टो डिफरेंशिएशन, यानी जो पर्टिकुलर सेल होता है ना, जैसे इनर एनामेल एपिथेलियम से कौन सा सेल अमीलोब्लास्ट बनता है, ओडोंटोब्लास्ट से क्या डेंटल पेपिला से क्या बनता है, ओडोंटोब्लास्ट। तो ये जो हिस्टो डिफरेंशिएशन है एक स्पेसिफिक सेल से एक जो दूसरा स्पेसिफिक सेल बनना, तो इसको कंट्रोल भी कौन करता है, बीएमपी ही इसमें हेल्प करता है। और ये रेगुलेट करता है इनिशिएशन ऑफ क्राउन फॉर्मेशन को भी ये रेगुलेट करता है। इसके बाद इसका अगर मेन फंक्शन देखें तो क्योंकि ये एपिथेलियम, अब ये देखिए ना कि ये एपिथेलियम टू मेसेनकाइम का इंटरेक्शन होता है ना, एपिथेलियम टू मेसेनकाइम, यहाँ से ये सिग्नल जाते हैं मेसेनकाइम में, इस तरह ये चलता रहता है ना। तो ये जो इंटरेक्शन हमने पीछे सीमेंटम की फॉर्मेशन देखी है कि एपिथेलियम और मेसेनकाइम के इंटरेक्शन रूट में भी होता है, तो इसमें भी जो है ना इसका ये रोल होता है। और ये एपिथेलियम और मेसेनकाइम इंटरेक्शन इसमें भी कंट्रोल करता है। और दूसरा ये है कि ये सिग्नलिंग एक्ट एज अ सिग्नलिंग पाथवे करता है, यानी वो जो सिग्नलिंग जो सेल्स के दरमियान में होती है उसको भी कंट्रोल करता है। तो तीसरा ये कि ये एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी एक्ट करता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मैंने 5th चैप्टर की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिस्कस कर दिया था, वो वीडियो आप देख लें, वो वहाँ पे आपको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका रोल किस में है, रूट फॉर्मेशन में भी है, बाकी पीडीएल की रीजनरेशन में भी इसका रोल होता है। और थर्ड वन अगर हम कुछ बीएमपी के टाइप्स देखें, जैसे बीएमपी 2 है, 4 है और 7 है, ये जो है ना प्री ओस्टियोब्लास्ट और ये सीमेंटोब्लास्ट प्रिकसर सेल्स की जो है ना ये डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं। अब होता ये है कि सपोज ये आपके पास है बीएमपी, इसका मैकेनिज्म एक्शन थोड़ा देख लेते हैं। ये आपके पास रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर का स्पेसिफिक नेम है, इसको हम कहते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन सीरीन, यानी सीरीन क्या है, बेसिकली अमाइनो एसिड्स हैं, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड है, और थ्रियोनीन काइनेज रिसेप्टर। अच्छा, ये मॉलिक्यूल आया, ये लगा किसके साथ, ये इस रिसेप्टर के साथ, रिसेप्टर के नीचे क्या लगा हुआ है, मीडिएटर, ये क्या करता है, मैसेज को न्यूक्लियस तक पहुंचाता है। इस तरह जो है ना ये फिर जो भी स्पेसिफिक फंक्शन होना वो ये करवाता है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं एपिथेलियल फैक्टर्स। एपिथेलियल फैक्टर्स का मतलब है जो वो मॉलिक्यूल जो एपिथेलियम सिक्रीट करता है, और वो जो मॉलिक्यूल एपिथेलियम सिक्रीट करता है वो मैसेज पहुंचाते हैं नीचे जो आपका पड़ी होती है मेसेनकाइम, उसमें पहुंचाते हैं, और वो फिर जो है ना डिफरेंट अगर वो जो भी फंक्शन करना हो तो वो फंक्शन करता है। तो क्या एपिथेलियल फैक्टर्स का रोल क्राउन फॉर्मेशन में होता है? यस, इसमें भी होता है। रूट फॉर्मेशन में होता है? यस। क्यों? क्योंकि क्राउन फॉर्मेशन भी एपिथेलियम और मेसेनकाइम का इंटरेक्शन होता है, और रूट फॉर्मेशन भी एपिथेलियम और मेसेनकाइम का इंटरेक्शन होता है। ये हमने सीमेंटम की फॉर्मेशन में देख लिया है। और पीडियल में करता है ये, इसकी जो है ना अभी पॉसिबिलिटी बताई गई है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर पूरी रिसर्च नहीं हुई, कंफर्म नहीं हो सका कि पीडियल में होता है। लेकिन अगर लॉजिकली देखें तो ये जो है ना पीडियल टिश्यूज़ की फॉर्मेशन में भी ये एपिथेलियल प्रोडक्ट्स रोल प्ले करते हैं, क्योंकि पीडियल फाइबर जो है ना वो डेंटल फॉलिकल से आते हैं। इसके बाद कुछ प्रोटीन्स हैं, जैसे इनेमल मैट्रिक्स प्रोटीन्स होगी, पैराथायराइड रिलेटेड हार्मोन प्रोटीन्स और बेसल लेमाइना के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ये भी जो है ना क्योंकि एपिथेलियल प्रोडक्ट्स के से रिलेटेड हैं, ये भी रोल प्ले करते हैं किसमें, रूट और क्राउन की फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। बाकी इसमें जो इनेमल मैट्रिक्स प्रोटीन है ना, ये आपकी क्या करती है, मिनरलाइजेशन में हेल्प करती है, डिफरेंशिएशन कराती है, और एडिशन में भी हेल्प करती है इनेमल मैट्रिक्स प्रोटीन। और रूट और पीडियल में इसका फंक्शन होता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं लाइक RUNX2 और RUNX2 और ऑस्ट्रैक्स और बीटा कैटेनिन। लेकिन जो RUNX2 है ना ये इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से क्योंकि ये जो है ना मेसेनकाइम स्टेम सेल्स की डिफरेंशिएशन कराता है प्री ऑस्टियोब्लास्ट में, और प्री ऑस्टियोब्लास्ट किस में कन्वर्ट होता है, ऑस्टियोब्लास्ट में, और इस तरह ये बोन की फॉर्मेशन कराते हैं। तो
ये बोन की फॉर्मेशन कराते हैं। तो इसी तरह जो ये जो RunX2 है, इसकी जो डिफरेंस, इसको जो कंट्रोल करता है ना, इसकी जो एक्सप्रेशन है बेसिकली, RunX2 अगर एक्सप्रेस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मेसेंकाइम के सेल्स प्री ऑस्टियोब्लास्ट में और ऑस्टियोब्लास्ट ज़्यादा बनेंगे और बोन फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। तो अगर RunX2 को बढ़ाना है तो हम BMP जो 4 होता है ना, उसकी सिक्रीशन ज़्यादा होती है। अगर इस RunX2 को कम करना है तो ऑस्टेरिक्स सिक्रीट होता है, और ये जो है ना ऑस्टेरिक्स BMP2 के जो फंक्शन है ना, सॉरी RunX2 का जो फंक्शन है उसको स्टॉप कर देता है। इस तरह जो है ना प्री ऑस्टियोब्लास्ट में बनेंगे, वो फिर ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट नहीं होते। जो प्री ऑस्टियोब्लास्ट से ऑस्टियोब्लास्ट की कन्वर्जन है उसमें जो है ना ऑस्टेरिक्स और बीटा कैटेनिन इन्वॉल्व होती हैं, और इस तरह ऑस्टियोब्लास्ट जब बनता है फिर ये अपना फंक्शन करके बोन लाइनिंग सेल्स बनाता है, या फिर ये क्या बन जाता है, ऑस्टियोसाइट बन जाता है। अब इसको पढ़ने का मकसद ये था कि इसका सीमेंटम में क्या रोल होता है। तो ये जो RunX2 है ना, ये फिर जो है ना मेसेंकाइम से या जो स्टेम सेल होता है वहाँ से ये प्री प्री सीमेंटोब्लास्ट फॉर्मेशन में, ये भी जो सीमेंटम के सेल्स होते हैं ना सीमेंटोब्लास्ट, उसकी जो प्री सीमेंटोब्लास्ट होते हैं, तो ये RunX2 उसमें भी हेल्प करता है, इसलिए हमने इसको बोन के साथ ही डिस्कस किया है। इसके बाद WNT सिग्नलिंग पाथवेज आ जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये एवोल्यूशनरी कंजर्व्ड एक पाथ है और ये कॉम्प्लेक्स है। ये नहीं, ये डिफरेंट डिफरेंशिएशन, मॉर्फोजेनेसिस, हिस्टोडिफरेंशिएशन, तो इन चीज़ों में, ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है, ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है, पैटर्निंग में इन्वॉल्व होता है, यानी कौन सी चीज़ कहाँ पे बननी है, सेट स्टेमनेस और कैंसर में भी इन्वॉल्व होता है ये वाला WNT पाथवे। एवोल्यूशनरी कंजर्व इसलिए कहते हैं कि ये जो है ना फिर एवोल्यूशन के नतीजे में ये जो पाथवे एक स्पीशीज से दूसरी, तीसरी, फोर्थ और ह्यूमन तक ये कंजर्व होता आया है। इसका जो एंटागोनिस्ट है ना WNT पाथवेज का, वो है स्क्लेरोसिन प्रोटीन। और अगर इसको स्क्लेरोसिन प्रोटीन को हम इनएक्टिवेट कर दें, क्योंकि ये इसका एंटागोनिस्ट है ना, ये इसको स्टॉप करता है WNT को, तो अगर ये इसको स्टॉप कर दें तो इसकी एक्सप्रेशन WNT की ज़्यादा हो जाएगी और ये सीमेंटम की प्रोडक्शन ज़्यादा कर देगा, ठीक है ना। तो बाकी इसमें जो है ना फास्फेट और पायरोफास्फेट्स हैं, ये जो है ना WNT पाथवे की सिग्नलिंग को ये इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा ये जो WNT प्रोटीन्स होती हैं ना, ये PDL की फॉर्मेशन फॉर्मेशन प्लस रीजनरेशन में हेल्प कराती हैं, उसको प्रमोट करती हैं। फॉर्मेशन और रीजनरेशन में WNT सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स हैं जिसमें अल्कलाइन फास्फेटेज आ जाता है। इसके बारे में याद रखिए कि जहाँ पे जो है ना हार्ट टिश्यू फॉर्मेशन होती है तो अल्कलाइन फास्फेटेज आपको नजर आता है, और ये मिनरलाइजेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। और अगर तो इसका अपोजिट यानी मिनरलाइजेशन कंट्रोल करना, तो फिर एसिड फास्फेटेज आ जाता है। इसके अलावा कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, TFG फैक्टर बीटा, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर्स, मेटालोप्रोटीनेजेस और प्रोटियोग्लाइकेंस। प्रोटियोग्लाइकेंस क्या करता है, बोन शैलो प्रोटीन और ऑस्टियोपोन्टिन के साथ मिलके सीमेंटो एनामल जंक्शन में क्या करता है, मीडिएट करता है इनिशियल मिनरलाइजेशन को, यानी मिनरलाइजेशन की में उसमें हेल्प कराता है। बाकी ये फाइबर अटैचमेंट में भी प्रोटियोग्लाइकेंस हेल्प करते हैं। जो टर्नओवर होता है, जो मिनरलाइज टिश्यूज होते हैं, टर्नओवर, व्हाट इज टर्नओवर? टर्नओवर का मतलब ये है कि आपके जो सेल्स, आपका जो मिनरलाइज टिश्यू होता है ना, एक्सेप्ट इनेमल, क्योंकि उस पर फोर्सेज लगती हैं तो ये ब्रेक होता रहता है, ये डिग्रेड होता रहता है। तो उसके अलावा जो डिग्रेड टिश्यू होता है या हार्ड टिश्यू होता है, उसकी जगह न्यू बनता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं टर्नओवर। इसको क्या कहते हैं, टर्न ओवर। तो ये जो टर्न ओवर हार्ट टिश्यूज में होता है वो दो में मेनली होता है, या पेरिडोनियम में, PDL में होता है और बोन में ज़्यादातर होता है। तो इसको जो चीज़ कंट्रोल करती है, अच्छा, ये जो टर्न होता है ना, टर्न ओवर होता है, ये रिक्वायर करता है बैलेंस बिटवीन रैंक एल एंड ऑस्टियोप्रोटैग्रिन। अब रैंक एल और ऑस्टियोप्रोटैग्रिन क्या होता है, जो रैंक होता है ना बेसिकली, ये प्री जो आपके जो प्री ऑस्टियोक्लास्ट और ये ऑस्टियोक्लास्ट बेसिकली रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर, ये सेल है प्री ऑस्टियोक्लास्ट का, इसके ऊपर रिसेप्टर होता है, रैंक रिसेप्टर होता है। इसके ऊपर जो लिगामेंट या मॉलिक्यूल लगता है उसको हम कहते हैं रैंक एल। ये जब इसके ऊपर लगता है तो इसकी ये डिफरेंशिएशन कराता है किस में, ऑस्टियोक्लास्ट में। और ऑस्टियोक्लास्ट क्या कराता है, डिग्रेडेशन ऑफ बोन, या उसकी हाँ डिग्रेडेशन ऑफ बोन कराता है। तो इस तरह ये जो रैंक और रैंक वाला ये प्रोसेस होता है, ये सीमेंटोक्लास्ट यानी प्री सीमेंटोक्लास्ट और सीमेंटोक्लास्ट में होता है। तो इसी तरह ये जो है ना, और PDL में भी होता है। तो ये जो टर्नओवर होता है मिडलाइज टिश्यू में, ये बैलेंस रिक्वायर्ड करता है बिटवीन रैंक जो कि रिसेप्टर है और रैंक एल। अच्छा, अगर हमने प्री ऑस्टियोक्लास्ट की डिफरेंशिएशन रोकनी हो ऑस्टियोक्लास्ट में, तो इसकी जगह कौन सी प्रोटीन आती है, ऑस्टियोप्रोटैग्रिन। ऑस्टियोप्रोटैग्रिन प्रोटीन क्या करती है, ये रैंक एल की जगह ये खुद अटैच हो जाती है और इसकी डिफरेंशिएशन को रोक देती है ऑस्टियोक्लास्ट में। तो इस तरह ये जो है ना बैलेंस हमें रिक्वायर्ड होता है रैंक एल और ऑस्टियोप्रोटैग्रिन में।
अच्छा, ये जो रैंकल और ओस्टियोप्रोटाइग्रेन है ना, ये फाइब्रोब्लास्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और ओस्टियोब्लास्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये रैंक एल रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर लगा हुआ है, और ये रैंक है जो कि प्री ओस्टियोब्लास्ट को ओस्टियोक्लास्ट में डिफरेंशिएट करता है, और इसके ऊपर जो नेगेटिव इफेक्ट होता है, इसकी डिफरेंशिएशन को जो रोकता है वो ओस्टियोप्रोटाइग्रेन है, और इसको जो एक्टिवेट करता है वो डिफरेंट मालिक्यूल्स होते हैं।